हेलो बच्चों, चलिए इस जे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और अगर हम जे के टर्म्स में बात करें तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, द पावर डिसिपेटेड इन इट इज कैपिटल P. The number of turns, area of the coil and radius of the coil wire are capital N, comma capital A and small r respectively. For a second coils, number of turns, area of the coil and radius of the coil wire are 2n, 2a and 3r respectively. When the first coil is replaced with second coil, the power dissipated in it is root 2 alpha p. The value of अल्फा, आपको अल्फा की वैल्यू पता करनी है जब आपने फर्स्ट कॉइल को रिप्लेस कर दिया विद सेकंड कॉइल, और सेकंड कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हुए, एरिया चेंज हुआ और रेडियस ऑफ द कॉइल चेंज हो गया। तो सबसे पहले हम एक कॉइल ड्रॉ करेंगे और उस कॉइल को एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो हमने एक कॉइल ड्रॉ करके रखी हुई है और हमने एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मींस टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दी है। अच्छा, यहाँ पर दो तीन बातों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले ये जो कॉइल है इसकी जो रेडियस है उसको हम लिखेंगे आर ऑफ कॉइल, आर ऑफ द कॉइल। ओके, नेक्स्ट जो ये कॉइल है इसके जो वायर है ये, ठीक है, इसकी जो वायर का डायमीटर है, इसका जो रेडियस है दैट आई एम टेकिंग अ स्मॉल आर, जो कि हमें हेल्प करेगा आगे चल के रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ पावर। तो पावर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पावर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, लेकिन यहाँ पर V ना देकर हमारे पास क्या है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में हम क्या निकालते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो P इज इक्वल टू हम लिखेंगे पावर डिसिपेशन, P इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ का स्क्वायर अपॉन आर। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो V की जगह हमने यहाँ पर क्या लिखा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है। अच्छा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास फाई की वैल्यू क्या है। फाई की वैल्यू क्या है, फाई इज इक्वल टू एन ए बी। ठीक है, अच्छा अगर हम डी फाई बाई डी टी निकालने की कोशिश करेंगे, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू, समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर सिंपली एन तो एन ही रहेगा, ए रहेगा, लेकिन बी जो है वो वेरी हो रहा है तो हम इसे लिखेंगे डी बी बाई डी टी। अच्छा, तो ये किसकी आ गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर माइनस साइन भी आ गया, माइनस एन ए डीबी बाई डी टी। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हमने लिखा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब हम क्या करेंगे, देखिए रो तो एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एल के लिए। एल को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस रेडियस के टर्म में, साथ साथ इस स्मॉल आर के बारे में बात कर रहे होंगे। तो देखिए हमने लिखा एल, ठीक है, एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय दिस इज द पेरीमीटर, दिस इज द पेरीमीटर। ओके, सो यहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एल फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, ए अगर हमको फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो आर ऑफ दिस क्वाइल, ये हम किसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, बी केयरफुल, हम जो एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं वो जो हमने क्वाइल लिया था, ठीक है, क्वाइल लिया था उस क्वाइल का ये वाला एरिया, ठीक है, जहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो वो एरिया हमने फाइंड आउट किया, क्योंकि जो हमारा आर ऑफ द कॉइल है वो ये आर ऑफ द कॉइल है। ठीक है, आर ऑफ द कॉइल। क्लियर हो गई बात। सो हमने यहाँ से आर ऑफ द कॉइल निकाल लिया और इसको हम रखेंगे अपने किस वाले टर्म में, आर वाले टर्म में, कैपिटल आर, जहां से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, तो हमने देखिए आर, कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस, जो इज द रेजिस्टिविटी। एल को हमने क्या लिखा, एल को हमने लिखा एन इंटू टू पाई, एन इंटू टू पाई। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ आर ऑफ द कॉइल की वैल्यू हमने रख दी स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई पाई। ओके, और यहां पर हमने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर। ये आर क्या था, आर इज द रेडियस ऑफ दिस कॉइल वायर, ये वाली रेडियस। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू इन द मेन फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, या P इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ का स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू रखी P इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की ये वाली वैल्यू हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। सिंपली हमने वहां पर जो लिखा था दैट वैल्यू इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन ए डी बी बाई डी टी था।
हमने क्या किया, इसका स्क्वायर ले लिया अपॉन रेजिस्टेंस, तो आपको यहाँ पर ही दिख रहा है, तो सिंपली आपने रेजिस्टेंस रख दिया। अब जो वैल्यू कांस्टेंट थी, ठीक है, उनको हटा दिया और लिखा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N a की पावर 3/2 इंटू स्मॉल r स्क्वायर। ओके, सिंपल हमने वो टर्म्स हटा दिए हैं जो कांस्टेंट टर्म है, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N a की पावर 3/2 r क्यूब। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक P के लिए आ गया। अच्छा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए बात करेंगे, जिसे हमने P डैश लिखा हुआ है और जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं, जैसे n चेंज हो रहा था 2n में, एरिया चेंज हो रहा था 2a में, और r स्मॉल r जो था दैट इज गोइंग टू चेंज फॉर द r टू 3r, तो मैंने वहां पर 3r लिख दिया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम इनका रेशियो ले लेंगे, और जब आप रेशियो लोगे, हमने कहा इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 में हमने वैल्यूज को रखा और इसको सॉल्व किया, तो p डैश अपॉन p इज इक्वल टू 36 रूट 2 आ गया। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लिखेंगे p डैश इज इक्वल टू रूट 2 36p, और अगर हम इसको कंपेयर करें देन वी गेट अल्फा इज इक्वल टू 36।